हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चंस। ये हैं प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है। तो ये एग्ज़ाम 2023 के अंदर बैठने वाले जो विद्यार्थी हैं जिनके हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एक्स स्टूडेंट है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट है, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट है, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्रीज। इस पुस्तक के लेखक हेरोडोटस हैं, जिन्हें भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। देखिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति पर शोध करने के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना 1784 में अंग्रेज अधिकारी सर विलियम जेम्स द्वारा कोलकाता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों और उनके ग्रंथों के नाम बताइए। तो पहला है काशी प्रसाद जायसवाल लिखित हिंदू पॉलिटी। दूसरा है हीराचंद ओझा लिखित राजपूताने का इतिहास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाथी गुम्फा अभिलेख। देखिए, यह कलिंग नरेश खालवेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कलिंग नरेश खालवेल। अगला क्वेश्चन है श्रवणबेलगोला। देखिए, श्रवणबेलगोला की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। इसी स्थान पर गोमतेश्वर महादेव की विशाल प्रतिमा भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्तूप क्या हैं? दो प्रसिद्ध स्तूपों के नाम लिखिए। तो बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं के समाधि स्थलों को स्तूप कहा जाता था, जिनके भीतर किसी व्यक्ति के अवशेष गाड़कर सुरक्षित किए जाते थे। ठीक है। अब प्रसिद्ध दो स्तूपों के नाम है सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विहार। देखिए, बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थानों को विहार कहा जाता था। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थानों को विहार कहा जाता था। विदेशी यात्री युआन चवांग ने पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा निर्मित अशोकाराम विहार का उल्लेख किया है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, चैत्य और विहार में अंतर बताइए। तो चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के समाधि स्थल थे, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे, रहने के स्थान थे। अगला क्वेश्चन देखिए भाब्रू शिलालेख। यह शिलालेख राजस्थान में जयपुर के निकट बेराठ की पहाड़ियों से मिला है, इसलिए इसे बेराठ अभिलेख भी कहा जाता है। दोनों का एक ही मतलब है, भाब्रू शिलालेख को ही बेराठ शिलालेख भी कहते हैं या अभिलेख कहते हैं। इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है तथा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों, इसमें दो अलग क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो हो गया बेराठ अभिलेख, ठीक है। तो भाब्रू जो शिलालेख है उसी को बेराठ अभिलेख कहा जाता है, जो राजस्थान में जयपुर के निकट बेराठ की पहाड़ियों से मिला है। अब दूसरा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, वैसे जैन धर्म के त्रिरत्न भी पूछे जा सकते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है। और ये है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धर्म और संघ, धम्म और संघ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए गिरनार अभिलेख। ये अभिलेख गुजरात में स्थित है। इससे सुदर्शन झील का इतिहास प्राप्त होता है। सुदर्शन झील, ठीक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के दो विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो रामायण और महाभारत। अगला क्वेश्चन देखिए कालीबंगा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर है सिंधु सभ्यता का यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की खोज 1961 में बीपी लाल और वीके थापर ने की थी। यहाँ विश्व में जोते हुए खेत के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं।
जोते हुए खेत के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य। और काले रंग की चूड़ियां इस स्थान पर मिली हैं, इसलिए इसको कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसी को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी दो विशेषता देखिए, सुनियोजित नगर नियोजन और दूसरा जल निकासी की विलक्षण व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति। देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य काल में सम्राट अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में किया गया था। इसकी अध्यक्षता अशोक के गुरु मोगलीपुत्र तीसरा ने की थी। अशोक के गुरु का क्या नाम था? मोगलीपुत्र तीसरा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अवसान के दो कारण बताइए। तो पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है विदेशी आक्रमण। अगला देखिए, रत्निन। देखिए, ऋग्वैदिक काल में राजा जिन मंत्रियों की सहायता से शासन करता था उन्हें रत्निन कहा जाता था। रत्निन शासन संचालन में राजा को सलाह प्रदान करने वाले मंत्री होते थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन या प्राचीन भारत के दो प्रसिद्ध बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो एक है बढ़ोच या भृगुकच्छ, दूसरा है ताम्रलिप्ति। अगला क्वेश्चन है, चार आश्रमों के नाम लिखिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मनुष्य की संपूर्ण जीवन जो है वो 100 वर्ष का माना हुआ है और उसके आधार पर ये काल विभाजन किया गया है। तो 25-25 वर्ष का एक आश्रम माना गया है। तो 0 यानी जन्म से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। ठीक है, अलग अलग आश्रम के अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी। देखिए, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण थे। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। फिर इसके बारे में और डिटेल देखिए। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक शिव का उपासक था। उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवीपाटन नामक दो नगरों की स्थापना करवाई थी। अलग क्वेश्चन भी बनता है कि सम्राट अशोक द्वारा स्थापित दो नगरों के नाम बताइए। तो कश्मीर में उन्होंने श्रीनगर नगर की स्थापना की थी और नेपाल में उन्होंने देवीपाटन नामक नगर बसाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बराबर गुफा। बराबर गुफा बिहार में बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जहां पर स्थित दो गुफाओं सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा को अशोक ने आजीविक संप्रदाय को दान में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 संस्कारों के नाम लिखिए। तो संस्कार 16 बताए गए हैं, उसमें से 4 संस्कारों के नाम देखिए। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार और जातकर्म संस्कार। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में प्रचलित विवाह के किन्हीं 4 प्रकारों के नाम बताइए। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, उसमें 4 विवाहों के नाम देखिए। ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, गंधर्व विवाह है और प्रजापत्य विवाह है। अगला क्वेश्चन है, रजुक। देखिए, रजुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। इनकी नियुक्ति सम्राट अशोक द्वारा की जाती थी। ये मौर्य शासन में आजकल के बंदोबस्त अधिकारी की भांति होते थे, सेटलमेंट ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। देखिए, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांगों में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का उल्लेख किया है। सप्तांग सिद्धांत मतलब इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के निर्माण के 7 अंग बताए गए, 7 तत्व बताए गए हैं। ठीक है, वो थे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इसी को सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरण्यक। देखिए, ये वैदिक कालीन ग्रंथ थे जिनका मुख्य विषय आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन है। आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन है। इन ग्रंथों का पठन पाठन जंगलों यानी अरण्य में होने के कारण ही इन्हें आरण्यक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभिनिष्क्रमण। उत्तर है, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए,
महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बोधि वृक्ष के नीचे अपने 5 शिष्यों को जो प्रथम उपदेश दिया था उसे ही बुद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जातक। देखिए महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को बुद्ध साहित्य में जातक कथाएं कहा जाता है। जातक कथा या जातक ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के द्वारा कश्मीर में किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इस संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 शाखाओं हीनयान और महायान में विभक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्यम प्रतिपदा सिद्धांत। ये क्या है देखो, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को न तो विलासिता में रत रहना चाहिए और न ही अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देना चाहिए, बल्कि उसे शुद्धता पूर्वक नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी वीणा के तारों को इतना भी नहीं कसना चाहिए कि उनसे सुर ही नहीं निकले, तो वीणा के तारों को इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए कि उससे कोई सुर नहीं निकले। ठीक है, यह मध्यम प्रतिपदा मार्ग। अगला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान में 2 अंतर बताइए। तो देखिए, हीनयान बौद्ध धर्म के परंपरावादियों का संघ है जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन का पक्षधर नहीं है, जबकि महायान परिवर्तनवादी विचारधारा का समर्थक है जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में समयानुसार परिवर्तन एवं सुधार को महत्व देते हैं। दूसरा अंतर देखिए, हीनयान में महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, ठीक है, जबकि महायान में महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्यादवाद। स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है जो जैन धर्म से संबंधित है। अब ये क्या है देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं। दोस्तों लिखने में मिसप्रिंट हो जाता है, ये मानवीय भूल स्वाभाविक है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं तथा व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा केवल कुछ ही पक्षों को जान सकता है। अतः सभी विचार अंशतः सत्य होते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति का विचार पूर्ण सत्य नहीं होता है, अंशतः सत्य होता है। पूर्ण ज्ञान तो केवल केवलिन के द्वारा ही संभव है, केवलिन के लिए ही संभव है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, ठीक है ना, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है वही व्यक्ति जो है पूर्ण सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसी की बात पूर्ण सत्य हो सकती है। बाकी तो हर व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से और अपनी बात प्रस्तुत करता है। अब इसी को स्यादवाद सिद्धांत को ही सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखना, एग्जाम में स्यादवाद के स्थान पर सप्तभंगी नाम भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित सिद्धांत लिखिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में 4 प्रकार के सिद्धांत या धारणाएं प्रचलित हैं। पहला है विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है क्षत्रिय नायकों से उत्पत्ति का सिद्धांत, तीसरा है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत और चौथा है मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल कला के 2 उदाहरण दीजिए। तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर और राजेंद्र चोल का गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, मामल शैली। ये क्या है देखिए, महामल पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि थी। महामल्लम ये क्या है, ये पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन की उपाधि थी। अतः उनके शासनकाल की स्थापत्य विशेषता को मामल शैली कहते हैं। इस उपाधि के नाम पर उनके शासनकाल की जो स्थापत्य विशेषता थी उसको क्या नाम दिया गया, मामल शैली नाम दिया गया। इसके बाद देखिए, इस शैली के अंतर्गत 2 प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ है। पहला है मंडप शैली के मंदिर, दूसरा है रथ आकार के मंदिर। अगला क्वेश्चन है संगम युग। देखिए, संगम युग 3री सदी से 6ठी सदी तक माना जाता है। इस युग में दक्षिण भारत में चोल शासकों का शासन था, जिसके सबसे प्रमुख राजा करिकाल थे। अगला क्वेश्चन है कुर्रम। कुर्रम ये क्या देखिए,
यह चोल शासन काल में प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। चोल शासन काल में प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी कुरम। ग्राम समूह को चोल काल में कुरम कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई या ग्राम समूह जो भी है उसको क्या कहा जाता था? कुरम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है ऐहोल अभिलेख। देखिए, इस अभिलेख को लिखने वाले रवि कीर्ति जैन थे। इस अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। दोस्तों, भारत के इतिहास पर ये मेरा दूसरा वीडियो है, तो इसमें जो क्वेश्चन नहीं आए आप ये मैं सोचिए कि इसमें ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं, ये क्वेश्चन तो आया नहीं, क्योंकि बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में डाल दिए मैंने, इसलिए आपको वो क्वेश्चन इस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष के कुछ 4 कारण बताइए। पहला है आयुध वंश का निर्बल होना, फिर है कन्नौज का महत्वपूर्ण नगर होना, फिर है क्षेत्रीय शक्तियों का साम्राज्यवादी होना, और फिर है आपसी वैमनस्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया अच्छी तरह, इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूं मैं। पुग और श्रेणी देखिए क्या है, यह राजपूत युग में प्रचलित व्यापार व उद्योग संबंधी संगठन थे। व्यापार और उद्योग संबंधी। पुग में अलग अलग जातियों और व्यवसायों के लोग सदस्य होते थे। याद रखना, पुग में अलग अलग जातियों और व्यवसायों के लोग सदस्य होते थे, लेकिन श्रेणी में समान व्यवसाय करने वाले लोग ही सदस्य हो सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंपू शैली। चंपू शैली क्या थी? गद्य शैली और पद्य शैली मिश्रित साहित्य को ही चंपू शैली कहा जाता है। गद्य शैली और पद्य शैली मिश्रित साहित्य को क्या कहा जाता है? चंपू शैली कहा जाता है। तो इलाहाबाद प्रयाग के किले के अंदर स्थित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख चंपू शैली में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भुक्ति। देखिए, गुप्त शासकों ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में विभक्त कर रखा था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। यानी गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। अब इसके बारे में और थोड़ा बताया गया है। देखिए, हर्ष के समय भी प्रांतों को भुक्ति अथवा प्रदेश कहा जाता था। हर्ष के समय में अहिछत्र, श्रावस्ती, कौशाम्बी, श्रीनगर आदि भुक्तियों का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों दो क्वेश्चन तैयार हो गए। हर्ष के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। दूसरा क्वेश्चन, हर्ष के समय की किन्हीं 4 भुक्तियों के नाम लिखिए। तो अहिछत्र, श्रावस्ती, कौशाम्बी और श्रीनगर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन सभा। प्रथम जैन सभा देखिए, यह सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। इसमें ही जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। तो पहले देखिए दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी दिशाओं को वस्त्र समझकर नंगे रहते हैं। ठीक है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते हैं। दिग का मतलब होता है दिशाएं, तो दिशाएं ही जिनके वस्त्र होते हैं वो कहलाते हैं दिगंबर। और श्वेतांबर, श्वेत का मतलब होता है सफेद, अंबर यानी आकाश, यानी जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? श्वेतांबर। अगला है महाजनपद काल की 2 विशेषताएं बताइए। तो महाजनपद मतलब कितने होते हैं, इनके नाम लिखिए। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में डाल दिए थे, इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ मैं। तो महाजनपद काल की 2 विशेषताएं हैं। पहला तो है लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग, दूसरा विनिमय प्रणाली के रूप में मुद्राओं की शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखिए, 58 ईस्वी पूर्व का महत्व है। 58 ईस्वी पूर्व का महत्व है। तो इस वर्ष ही गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी। 58 ईस्वी पूर्व का क्या महत्व है इतिहास के अंदर कि इस वर्ष विक्रम संवत की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। दोस्तों, आज चैत्र मास जो है नव वर्ष का प्रारंभ हो गया है। आज विक्रम संवत 2080 प्रारंभ हो गई है। तो आप सभी को चैत्र मास के नवरात्रा की और नववर्ष
विक्रम संवत के नववर्ष 2080 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य इतिहासकारों के अनुसार प्रतिहार कौन थे? देखिए, पाश्चात्य इतिहासकारों के अनुसार प्रतिहार गुज्जरों की एक शाखा थी जो मध्य एशिया में निवास करती थी। उसके लोग गुप्त साम्राज्य के पतन के उपरांत हुणों के साथ भारत आए थे और उन्होंने अपना संबंध राजपूतों से जोड़ लिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंडपी। देखिए, पल्लव शासन काल में चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी को मंडपी कहते थे। चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी को पल्लव शासन काल में क्या कहते थे? मंडपी। अगला क्वेश्चन है, विल्हण। देखिए, इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम विक्रमांक देवचरित है। विक्रमांक देवचरित, जिसमें कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ का उल्लेख है। कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, महामोक्ष परिषद। देखिए, हर्ष अपने शासनकाल में हर 5वें वर्ष प्रयाग जैसे पवित्र स्थान पर एक समारोह का आयोजन करता था जिसमें वह बहुत दान देता था। इसे ही महामोक्ष परिषद कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों न वीडियो को लाइक कर रहे हो न चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आप थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा है ना, थोड़ा इतने नेरो माइंडेड मत बनो, खुले खुले विचारों के, खुले दिल के बनो और सपोर्ट करो, ठीक है ना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके। तो वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।